हेलो व्यूवर्स, कैसे हो? फिर आज आपके सामने में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है नदीम उस्मानी सर, आपका प्यारा सा चैनल उस्मानी सर के लिए। बच्चों, अभी सब्सिक्वेंटली वन बाय वन जो मटेरियल्स, जो लेक्चर्स आपको दिया जा रहा है वो 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन के आपके नीट और जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो बेस है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको अच्छे से देखो, समझो और हो सके तो मेरे साथ उसके पेन एंड पेपर लेकर के आप नोट्स बनाने की भी कोशिश करो। तो चलते हैं हम लोग आज के बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर, जिसका नाम होगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर कैसे होगा, यानी कैपेसिटर में हम लोग एनर्जी को किस तरह से स्टोर करते हैं, इन्हीं कुछ बातों पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी सी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जानकारी आपको होनी चाहिए कि कैपेसिटर में हम लोग एनर्जी किस तरह से स्टोर करते हैं और वो एनर्जी किस रूप में होता है, किस शक्ल में होता है। बेसिकली हम लोगों ने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था बच्चों। उसका जो प्रिंसिपल था, शुरू में हमने यही कहा था कि जिस तरह से कोई कंटेनर में कोई सामान रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसी तरह से कैपेसिटर को हम लोग चार्ज रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर कहा जाए कि कैपेसिटर में हम चार्ज भरते हैं, तो कोई ना कोई किसी ना किसी शक्ल में हम लोग बात तो यही करते हैं, बट चार्ज भरने के क्रम में, यानी उस कैपेसिटर के अंदर चार्ज भरने के क्रम में हमें कुछ काम करना पड़ता है। बिना काम किए हम कैपेसिटर में चार्ज नहीं भर सकते हैं। तो जो हम काम करेंगे वही काम हमारा एनर्जी के रूप में, शक्ल में उस कैपेसिटर के अंदर संचित स्टोर हो जाता है। तो बच्चों, ये एनर्जी यानी वर्क, एनर्जी थ्योरम आपने अगर 11th में पढ़ा है तो आपको ये याद होगा कि जब भी कोई सिस्टम कोई वर्क करता है तो कहा जाता है कि वो वर्क बर्बाद नहीं होता है, वो वर्क किसी न किसी शक्ल में, कोई ना कोई एनर्जी के फॉर्म में वो प्रकट होता है। तो वर्क हमारा बर्बाद नहीं होता है। अब वर्क जब हम करते हैं तो हमारे पास वर्क करने का दो तरीका होता है। मान लो हमारे पास कोई एक सिस्टम है ये, तो इस सिस्टम में हम मान लेते हैं कि बाहर से इस पर वर्क करते हैं। कितने तरह का वर्क हो सकता है। गैस भरा हुआ एक पिस्टन है, बाहर से पिस्टन को हम दबाते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर हम इस सिस्टम पर बाहर से वर्क किया, बाहर से, तो इसको बोलते हैं वर्क डन ऑन सिस्टम। सिस्टम में काम किया, तो जितना आप वर्क करते हो वो वर्क इस सिस्टम के अंदर एनर्जी बन करके स्टोर हो जाता है। कभी कभी सिस्टम वर्क करता है। मान लो किसी गैस के सिलेंडर में हमने गैस भरा है और उसका जो पिस्टन है उसको फ्रीली मूव करने के लिए दिया है। तो हो सकता है कि जब ये गैस एक्सपेंड करेगा, गैस जब फैलने लगेगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ ढकेला जाएगा। तो अब यहाँ पिस्टन को ढकेलने का काम कोई बाहर का कोई एजेंसी नहीं कर रहा है, वो गैस यानी वो सिस्टम खुद कर रहा है। तो उस समय हमारा सिस्टम खुद काम करेगा। तो यहाँ पे कभी कभी होता है कि सिस्टम वर्क करता है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, या सिस्टम काम कर रहा है। क्योंकि हमारे पास दो चीज होता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग, सिस्टम के बाहर की दुनिया सराउंडिंग, बाहर से कोई भी एजेंसी इस पर काम किया तो वर्क डन ऑन सिस्टम। ये सिस्टम ने एक्सपेंड करा, वॉट एवर जो भी अलग अलग फॉर्म हो सकता है वर्क का। अगर ये वर्क किया तो हम लोग बोलते हैं वर्क डन बाय सिस्टम, यहाँ सिस्टम वर्क करता है। अगर सिस्टम वर्क करेगा तो सिस्टम का एनर्जी यहाँ पे लॉस करेगा, यानी सिस्टम का एनर्जी यहाँ पे घटेगा। तो घटने का मतलब ये नहीं है कि सिस्टम का एनर्जी बर्बाद हो गया, यानी सिस्टम का एनर्जी किसी और फॉर्म में सराउंडिंग में चला जाएगा। तो दो बात है, सिस्टम
पे वर्क करना, तो सिस्टम के अंदर एनर्जी आ जाएगा, और अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो सिस्टम का एनर्जी बाहर यानी सराउंडिंग में जाएगा। तो ये दो बात पहले हम लोग बेसिकली समझ लें। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग कि हम कैपेसिटर में एनर्जी कैसे भरेंगे, कैसे स्टोर करेंगे। देखो बच्चों, कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट क्या है? कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट है कि हम लोग उनके प्लेटों में चार्ज भरते हैं, चार्ज स्टोर करते हैं, चार्ज रखते हैं उसके अंदर। क्योंकि बेसिकली उसका डिज़ाइन हम लोग उसीलिए किया था कि कैपेसिटर में हम लोग चार्ज को स्टोर करेंगे, चार्ज एक्यूमुलेट करेंगे, आवेश उसके अंदर भरेंगे। तो बेसिकली यही हमारा कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम यहाँ और थोड़ा डिटेल करते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक प्लेट है, यह हमारा एक प्लेट है। चूंकि कैपेसिटर की जब बात करते हैं हमारे पास कैपेसिटर का दो प्लेट होता है, और इसको बेहतर है कि हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने एक प्लेट लिया, ये प्लेट है हमारा। इस प्लेट को थोड़ा सा शेप में दिखा देता हूं मैं। ये हमारा प्लेट है, दिस इज अ प्लेट, और एक बाजू में इसका और एक प्लेट है, एक प्लेट और है, उसके बगल में एक प्लेट और है। ये हमारा सेकंड प्लेट है, यहां से यह हमारा सेकंड प्लेट है। और मान लिया जाए कि हम इन दो प्लेट्स को, मेटल के प्लेट्स को मिला करके हमें कैपेसिटर बनाना है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। अभी इस प्लेट में कोई चार्ज नहीं है, मतलब बिल्कुल सिंपली मेटल का प्लेट है। अब हम इसमें चार्ज स्टोर करेंगे, चार्ज भरेंगे। तो जब हम चार्ज भरने की बात करते हैं बच्चों, जब हम चार्ज भरने की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इसको हमने एक सोर्स से, किससे? एक सोर्स से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। उस सोर्स को हम बैटरी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स से हमने इसको कनेक्ट करा, जिसको हम लोग सेल या बैटरी कहते हैं। इसमें दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। नॉर्मली हम लोग ये बोलते हैं, जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मेटल के प्लेट को हमने कनेक्ट किया तो ये प्लेट हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये प्लेट हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो सवाल है कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भरने का काम कौन करता है? भरने का काम करता है ये बैटरी। ये बैटरी काम करता है। इसका मतलब नहीं कि बैटरी उसको पॉजिटिव चार्ज दे रहा है और उसको नेगेटिव चार्ज दे रहा है। ये बात भी कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। बहुत बच्चे को ये कॉन्सेप्चुअली ये पता नहीं रहता है कि जब हमने इस बैटरी से कनेक्ट करा तो ये बैटरी का पॉजिटिव चार्ज से ये चार्ज हो गया, इसके नेगेटिव चार्ज से ये प्लेट नेगेटिव चार्ज हो गया। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। बैटरी काम करता है, इट परफॉर्म्स वर्क। किस तरह का वर्क करता है? ये इस मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को वो इधर की तरफ अट्रैक्ट करता है। एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन को इस मेटल के प्लेट से वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है और ले जा करके वो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट को पहुंचाता है। अब अगर यहां से इलेक्ट्रॉन एक निकल गया या जो भी निकला, तो जितना इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल से या किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि उस मेटल या उस एटम के सरफेस में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। सिंपली थोड़ा सा इसको और समझना चाहते हैं। मान लेते हैं हमारे पास सोडियम का, या सोडियम एक मेटल है। ये मेटल में हमारा इलेक्ट्रॉन हमारा 11 है यानी नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन भी हमारा 11 है यानी पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ चार्जों का रिजल्टेंट बोलेंगे तो बोलेंगे यहाँ टोटल रिजल्टेंट चार्ज 0 है, यानी सोडियम पे चार्ज हमारा 0 हो जाता है। अब मान लेते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर इसका चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं नॉर्मली 281, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने अगर किसी को दे दिया तो सोडियम के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगा, क्योंकि हम उस वक्त उसका आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन वाला।
और किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसको ऑक्टेट कहते हैं, और वो स्टेबल होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो स्टेबल हो गया। तो अब सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा? सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन का संख्या हो जाएगा 10। एक इलेक्ट्रॉन किसी को उन्होंने दे दिया, तो प्रोटॉन अभी भी उसके पास तो 11 ही है। अब अगर इन चार्जेस को हम ऐड करेंगे, -10 + 11 तो +1 आ जाएगा इसमें हमारा रिजल्टेंट। यानी अब ये सोडियम के सरफेस के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। बिल्कुल बच्चों यही कॉन्सेप्ट हमारा इस मेटल के प्लेट यानी कैपेसिटर का जो प्लेट है उसके प्लेट के साथ होता है। अब अगर यहां से इन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट किया, निकाला और यहां पहुंचाया, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इस तरह से इस प्लेट में वो चार्ज भरने का काम इस तरह से कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को ये सेल वहां से निकालता है और इस प्लेट में वो पहुंचाता है, इस प्लेट को ये पहुंचाता है। इस तरह से ये सेल इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज भरने का काम करता है। कॉन्सेप्चुअली सेल हमारा चार्ज भरता नहीं है अपने से, बल्कि वो चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरे प्लेट में ट्रांसफर करता है। ये काम, ट्रांसफर करने का काम ये हमारा सेल करता है। मान लेते हैं बेसिकली बिल्कुल स्टार्टिंग में मान लेते हैं अभी हमारे इस सेल के पास, ये जो सेल अभी वर्क कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, ये सेल ने इस प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन को निकाला और मान लिया कि उस प्लेट के पॉजिटिव चार्ज Q डेवलप हो गया, Q चार्ज डेवलप हो गया। अब इस प्लेट में अगर Q चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अगर डेवलप होता है तो उतना ही नेगेटिव चार्ज इस दूसरे प्लेट में भी डेवलप होगा डेफिनेटली, क्योंकि चार्ज यहां से जब निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां पे आ रहा है, तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल होगा, पोलैरिटी डिफरेंट होगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। मान लो कि कुछ देर तक इन्होंने या फिर यहां से इन्होंने इलेक्ट्रॉन को निकाला और यहां चार्ज डेवलप हो गया Q, और यहां चार्ज डेवलप हो गया हमारा -Q, और फर्दर अगर इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहेगा, क्योंकि ये प्लेट जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, बल्कि उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को जब यहां पे वो लाके छोड़ना चाहेगा, और ये प्लेट ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अगर यहां लाके छोड़ना चाहेगा तो ये प्लेट उसको रिपेल करेगा। मतलब अब इतना आराम से अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींच के यहां वो ला नहीं पाएगा। इसके लिए बैटरी को, सेल को मेहनत करना पड़ेगा, इसको अपोजिशन फेस करना पड़ेगा। अब इनको फोर्स लगा करके इलेक्ट्रॉन को खींचते हुए उसको इधर की तरफ लाना पड़ेगा, तभी वो चार्ज इसमें पॉजिटिव और उसमें चार्ज नेगेटिव भरने का काम ये सेल हमारा करेगा। तो बच्चों मान लेते हैं कुछ देर के लिए अभी इस सेल ने जो इससे इस प्लेट में चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भरने का काम किया +Q, तो जो ही उन्होंने +Q चार्ज यहां दिया तो -Q चार्ज यहां पे आ गया। जब ये चार्ज दोनों में डेवलप हुआ तो दोनों प्लेट के बीच में एक पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाएगा। मान लेते हैं इनिशियली दोनों के प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V है। अभी जब चार्ज उन्होंने +Q इसके अंदर भरा, -Q इसके अंदर भरा, तो दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाएगा, और उस डिफरेंस को बच्चों मान लेते हैं, पोटेंशियल का जो डिफरेंस है प्लेटों का वो V मान लेते हैं, हम लोग V मान लेते हैं। और इस कैपेसिटर का चार्ज रखने की जो कैपेसिटी है वो C है। बच्चों कैपेसिटी वो चेंज नहीं करता, क्योंकि कैपेसिटर के प्लेट्स के डायमेंशन, उनके सारे जो साइज है, लेंथ है, एरिया है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, इन पर डिपेंड करता है, और ना ही उसके नेचर पे डिपेंड करता है, ना ही कितना चार्ज भरा कितना चार्ज नहीं भरा, उससे कोनो मतलब नहीं है। मान लो जिस तरह से आपके पास एक कंटेनर है, मान लेते हैं उस कंटेनर में आप 5 लीटर कोई सामान रखते हैं, कोई तेल रखते हैं या कुछ रखते हैं, पानी रखते हैं, 5 लीटर का आपका कंटेनर बाल्टी है।
तो आप उस बाल्टी में पानी रखो, हाफ बाल्टी रखो, नहीं रखो, अगर हम बोलें कि उस बाल्टी का कैपेसिटी क्या है, तो हम बोलेंगे उसका कैपेसिटी 5 लीटर का है। अगर आप भरते हो तो अच्छी बात, ना भरो नो मैटर, लेकिन कैपेसिटर को उनका जो कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो कैपेसिटेंस हमारा कांस्टेंट रहता है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, उसको हम लोगों ने चार्ज अपॉन वी कहा था, चार्ज अपॉन वी, यानी चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हमने किसी क्षण इस प्लेट्स में अगर हमने चार्ज डेवलप कराया Q या भरा Q, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां से अगर हम पोटेंशियल का वैल्यू अगर निकाल लें बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V का, तो ये Q अपॉन C हो जाएगा। जैसे जैसे चार्ज यहां से निकलेगा, चार्ज यहां से जाएगा और यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल, और यहां पे आके एक्युमुलेट होगा, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, ऊपर की तरफ वो राइज होता जाएगा। अब मान लो कि हमने इतना चार्ज एनफ ले लिया है कि अब फर्दर चार्ज लेने के लिए थोड़ा सा भी अगर हम चार्ज लें तो बैटरी को थोड़ा सा मेहनत करना होगा, आसानी से वो नहीं ले पाएगा। मान लिया कि हमने इतना चार्ज के बाद अगर हम थोड़ा सा और चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां शिफ्ट करेंगे, सो दैट कि इसमें DQ चार्ज डेवलप हो जाए, थोड़े से चार्ज के लिए अब हमारे सेल को या सोर्स को वर्क करना पड़ेगा, सेल को हमारा क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अब ये सेल हमारा कितना वर्क करेगा, इसको हम लोग देखते हैं। अब ये जो V है, V जब बोलते हैं बच्चों, V एक वर्क है। कैसा वर्क है? V एक वर्क है। V का पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेफिनेशन है, तो हम लोग बोलते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने में, वैसे तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने की बात करते हैं, कैरी करने में जो वर्क होता है उसी वर्क को हम V कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं या पोटेंशियल कहते हैं। तो ये जो पोटेंशियल है या दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस करना है, तो दोनों पॉइंट के बीच यूनिट चार्ज को एक से दूसरे में ले जाने में जो वर्क होता है हमारा, दैट वेरी वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर यूनिट चार्ज के लिए वर्क हमारा V है, तो DQ चार्ज अगर हम ले जाएंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, V इंटू DQ। यानी ये जो हमारा सेल है, ये थोड़ा सा फर्दर चार्ज और अगर वो डेवलप करना चाहे तो ये कितना वर्क करेगा हमारा, बहुत थोड़ा सा वर्क होगा। और वर्क बराबर अभी कहा हमने पोटेंशियल डिफरेंस एंड मल्टीप्लाइड DQ। और V का वैल्यू यहां से ले लेते हैं हम लोग, Q अपॉन C इंटू DQ। ये थोड़ा सा वर्क सेल ने करा, कितना, DQ चार्ज को शिफ्ट करने के लिए, यानी एक प्लेट से दूसरे प्लेट में ले जाने के लिए, या हम लोग सरल भाषा में बोलते हैं कि पॉजिटिव प्लेट में DQ चार्ज को डेवलप करने के लिए सेल ने इतना वर्क किया। अब इस वर्क को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इस वर्क को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। देखो बच्चों, फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज बहुत ज्यादा होता है, और जनरली हम लोग इंटीग्रेशन का यूज जनरली वहां करते हैं जहां पे कोई वैल्यू टाइम के साथ उसके जो मैग्नीट्यूड है बढ़ने की बात हो या घटने की बात हो, या वर्क का जो वैल्यू है, वर्क का वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे मान लो हल्का सा पॉजिटिव चार्ज अगर इस प्लेट के अंदर है, उस समय अगर हमने इलेक्ट्रॉन को यहां से डिस्प्लेस कराने की कोशिश किया, तो कम चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आप यहां से निकालोगे तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, यानी इस सेल को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, इस सेल के काम करने का जो मात्रा है, उसका जो एक मैग्नीट्यूड है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। यानी समय के साथ ये हमारा वर्क चेंज करेगा, बढ़ेगा।
तो जो समय के साथ, टाइम के साथ वो वेरी करने वाला क्वांटिटी हो, तो वो हमारा जनरल यूनिफॉर्म में जो हम लोग मेथड में काम करते हैं उससे नहीं होगा, उसके लिए हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू तो हमारा एक सिंबल है, तो हमने तो इंटीग्रेशन डब्ल्यू कर, इधर हमें लिमिट बैठाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन किस क्वांटिटी का होता है। डी क्यू लगा हुआ है यानी चार्ज का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो जब चार्ज का इंटीग्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे ये जो साइन ऑफ इंटीग्रेंड है बच्चों, इसमें हमें लिमिट देना पड़ेगा। तो जब इस प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था, बिल्कुल प्लेट न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था, तो उस समय उस चार्ज का जो हमारा इनिशियल पोजीशन है वो 0 है। और मान लिया कि कुछ समय तक हमने ये काम करा, यानी दोनों प्लेट में चार्ज भरने का काम करा इस सेल के द्वारा, और फाइनली हमने क्यू चार्ज भरा उसके अंदर। कितना चार्ज? क्यू चार्ज। जनरली जब चार्ज भरने की बात करते हैं बच्चों, तो हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव प्लेट में हमने इतना चार्ज भरा, हम लोग उसी को कैलकुलेशन में रखते हैं। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन के लिए हमारा क्या आएगा यहाँ पे बच्चों? इंटीग्रेशन के लिए यहाँ आ जाएगा कांस्टेंट, हमारा कैपेसिटेंस चेंज नहीं करता है अनटिल एंड अनलेस उसका डायमेंशन नहीं चेंज करेंगे, वो चेंज नहीं होता है। तो ये चेंज नहीं है, कांस्टेंट बाहर है। और इंटीग्रेंड हमारा हो गया Q और DQ, लिमिट हो गया 0 टू कैपिटल Q। बच्चों यहाँ इंटीग्रेशन का एक बेसिक फॉर्मूला x पावर n dx का इस्तेमाल करते हैं, यानी ये भी x dx यहाँ है तो यहाँ x होना चाहिए, dq है तो यहाँ q होना चाहिए, यहाँ पावर n है, यहाँ पावर अंडरस्टूड 1 है। तो यहाँ पे होता क्या, x के पावर में हम लोग 1 ऐड करते हैं, n है 1 ऐड करते हैं, जितना पावर आता है उससे डिवाइड करते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन का प्रोसीजर है, और इंटीग्रेशन का ये बिल्कुल बेसिक है, ये बेसिक फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से बच्चों ये हमारा वैल्यू आ जाता है, यहाँ पे ये आ जाता है 1/c, और ये हो जाएगा, इसका पावर 1 है ऑलरेडी, और इसमें पावर 1 और ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + 1 2/2, और लिमिट है 0 टू हमारा कैपिटल Q। अब ये वैल्यू आ जाता है W = 1/c, और 2 को भी बाहर कर लेते हैं हम लोग, 2c। अब हमारा जो ये जिनका हमने इंटीग्रेशन करा, उस वैल्यू में एक बार अपर लिमिट माइनस के बाद लोअर लिमिट बैठाते हैं। तो स्मॉल q में हमारा अपर लिमिट कैपिटल Q स्क्वायर हो जाएगा, और फिर लोअर लिमिट हमारा 0 स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू हमारा आ गया 1/2c, और ये हो जाएगा Q स्क्वायर माइनस 0 Q स्क्वायर, यानी 1/2c या 1/2, इसको ऐसे भी करते हैं हम लोग, थोड़ा सिंबॉलिकली अच्छा लगता है, 1/2 और Q स्क्वायर अपॉन c। ये जो हमारा वर्क हुआ बच्चों, ये जो वर्क हुआ, आप इसको चाहो तो पॉज करके आप लिख भी सकते हो बच्चों। तो ये जो हमारा वर्क हुआ, ये वर्क 1/2 Q स्क्वायर अपॉन c, Q स्क्वायर अपॉन c, ये स्क्वायर है, Q स्क्वायर अपॉन c, यानी ये वर्क कैपेसिटर के प्लेट में इतना चार्ज भरने के लिए हमारा सेल ने वर्क करा, यानी सिस्टम पे वर्क करा। ये टोटल वर्क उस सिस्टम में यानी कैपेसिटर में एनर्जी बन करके स्टोर हो जाता है। तो बोलते हैं दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारा जो ये एनर्जी है, ये एनर्जी को हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को U से लिखने का परंपरा है 1/2 अब Q स्क्वायर अपॉन C।
इतना एनर्जी हमारे कैपेसिटर के प्लेट के अंदर जमा हो गया, स्टोर हो गया, एकत्रित हो गया। अब कभी कभी इनके जो फॉर्म्स है, अलग अलग फॉर्म्स में हम इस एनर्जी को रखते हैं। अलग अलग फॉर्म का मतलब बच्चों, जैसे हमने कहा कि 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C है, तो हमारे पास कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लोग जानते हैं। कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है उसको लिखेंगे, सिंस कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। चूंकि चार्ज हमारा यहाँ पे कैपिटल Q है तो कैपिटल Q रख देते हैं, Q अपॉन V। अब यहाँ पे अगर हम Q का वैल्यू निकाल लेते हैं तो Q इक्वल टू हो जाएगा CV। अब इस वैल्यू को अगर यहाँ रख लेते हैं, दूसरा इसका फॉर्म हो जाएगा, एक फॉर्म तो ये आ गया, दूसरा इसका फॉर्म आ जाएगा 1/2 Q स्क्वायर। Q स्क्वायर का मतलब है C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C। एक C यहां से हम कैंसिल कर लेते हैं तो U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट जनरली बच्चे लोग बहुत ज्यादा याद रखना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं कुछ काइनेटिक एनर्जी से ये मिलता जुलता है, हाफ mv स्क्वायर या हाफ CV स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा मिलता जुलता है। तो ये फॉर्मेट याद रख सकते हो। और इसका एक तीसरा फॉर्म भी है। तीसरा फॉर्म क्या है बच्चों, जैसे हमने कहा U इक्वल टू है 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। अब यहां अगर हम C का वैल्यू बैठा देते हैं, 1/2 Q स्क्वायर है हमारा, और C का वैल्यू अगर यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, C का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहां पे C का वैल्यू है Q अपॉन V। दिस बिकम्स Q अपॉन V। 1/2 ये Q स्क्वायर अपॉन Q, और ये V हमारा ऊपर आ जाता है, एक Q को यहां से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हमारा ये वैल्यू हो गया 1/QV। ये हमारा एनर्जी का तीसरा फॉर्म है। यानी कैपेसिटर के अंदर जो हमारा एनर्जी आता है, स्टोर होता है, वो तीन फॉर्मेट में हम लोग इसको याद रखते हैं। एक फॉर्मूला डायरेक्ट याद करते हैं हम लोग 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। दूसरा फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं 1/2 CV स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मेट हमारा एनर्जी का ये है। बेसिकली कोई एक फॉर्म याद रखना है, दूसरा फॉर्म आपको निकालना है। तो ये रिलेशन जो होता है कैपेसिटेंस, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का, तो उस रिलेशन से हम लोग अलग अलग फॉर्म उसको निकाल सकते हैं, लेकिन होता एक्चुअली एक ही फॉर्म में। ये फॉर्म आपको याद रख लो। न्यूमेरिक्स वगैरह जब हम लोग सॉल्व करेंगे नीट लेवल का, तो वहाँ पे हम लोग इसी को देखेंगे और उसी को याद रखेंगे। बाकी फॉर्म को याद नहीं रखना है। अगर बाकी फॉर्म को हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम इस कन्वर्जन से कि हमने अलग अलग वैल्यू को कैपेसिटेंस का वैल्यू रख करके ये रख लिया, और इसके बाद जो है Q का वैल्यू रख करके ये ले लिया, तो इस तरह से अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा कैपेसिटेंस के अंदर जो हमने चार्ज भरा, वो चार्ज भरने का प्रोसीजर क्या है, कितना चार्ज भरते हैं और चार्ज किस फॉर्म में रहता है। चार्ज एक्चुअली बैटरी भरता नहीं है, बैटरी अपना एक काम करता है, और उन्होंने काम करा उसी काम को हम लोग एनर्जी कहते हैं। इस तरह से कैपेसिटेंस पर लगभग हमारा जितने भी क्लासेस हैं यानी वीडियोस है मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे जितने भी वीडियोस है आप उसको ज़रूर देख सकते हो, बिल्कुल देखो इसको। और दूसरी बात, इसमें आपके 12th एग्ज़ाम बोर्ड के लिए थोड़ा सा कभी कभी ये पूछ देता है कि जब किसी चार्ज कैपेसिटर को दो अलग अलग कैपेसिटर में चार्ज भर के दोनों को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो दोनों के चार्ज के एक्सचेंज में एनर्जी का लॉस होता है, गेन होता है, क्या होता है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो आने वाला जो मेरा वीडियो होगा या लेक्चर होगा आप उसको ज़रूर देखो। इस तरह से आप हमारे साथ बने रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बेस्ट ऑफ